हालत पर बाकी थे, उनके अंदर कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं थी। तो जैसे ही उन्होंने रसूलुल्लाह को देखा, उनके मैसेज को सुना, तो इमीडिएटली उन्होंने उनके मैसेज को पहचान लिया। उनको लगा कि ये उनकी फितरत की आवाज है, यानी इट इज अ वॉइस ऑफ देयर ओन नेचर। तो उन्होंने इमीडिएटली उनको रसूलुल्लाह को एक्सेप्ट किया, इमीडिएटली समझा कि यही सच्चाई है और रसूलुल्लाह के मिशन में साथ दिया अपना। और बाद में इस्लाम की तारीख इन्हीं लोगों ने बनाई है। तो ये इसी वजह से हो सका क्योंकि हजरत इब्राहिम ने एक न्यू प्लानिंग की, एक पॉजिटिव प्लानिंग की। हजरत इब्राहिम की लाइफ से हमें ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मिलता है कि अगर हमारे पास दो ऑप्शन हो, एक ऑप्शन कॉन्फ्रंटेशन का और एक ऑप्शन पॉजिटिव प्लानिंग करने का, तो हमें पॉजिटिव प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव प्लानिंग से हम कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज गेन कर सकते हैं। कॉन्फ्रंटेशन से हमें कुछ नहीं मिलता, बल्कि कॉन्फ्रंटेशन काउंटर प्रोडक्टिव होता है, उसका उल्टा नतीजा निकलता है। ये हमें लेसन मिलता है हजरत इब्राहिम की जिंदगी से। हजरत इब्राहिम के बाद बहुत से पैगंबर आए। एक थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ भी हजरत इब्राहिम की ही नस्ल से थे। तो हजरत यूसुफ को मौका मिला मिस्र में काम करने का, इजिप्ट में काम करने का। हजरत यूसुफ ओरिजिनली पैदा हुए थे कनान में, जो कि पैलेस्टाइन का पार्ट था। तो कुछ ऐसे हालात पेश आए कि उन्हें पैलेस्टाइन से मिस्र आना पड़ा। तो हजरत यूसुफ के जमाने में जो किंग्स वहां रूल कर रहे थे, उनको कहते हैं हिक्सोस किंग्स। ये हिक्सोस किंग्स ओरिजिनली इजिप्ट के नहीं थे, ये लोग बाहर से आए थे, पैलेस्टाइन और सीरिया के इलाके से, और इन्होंने इजिप्ट में आके अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। तो हजरत यूसुफ के जमाने में जो हिक्सोस किंग था, अरबिक में हिक्सोस किंग्स को कहते हैं अमालिका या अमालिकाइट्स। तो हजरत यूसुफ के जमाने में जो किंग था, उसने कुछ इंसिडेंट्स ऐसे पेश आए कि उसने हजरत यूसुफ की स्पेशल क्वालिटीज को पहचाना। फिर उसने हजरत यूसुफ से कहा कि आप हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में फूड का डिपार्टमेंट संभालिए, यानी उन्होंने हजरत यूसुफ को फूड की मिनिस्ट्री ऑफर की। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो किंग जो था, हिक्सोस किंग, वो मुशरिक था। कुरान से हमें ये मालूम होता है कि वो पॉलीथीस था, वो मोनोथीस नहीं था। उसने हजरत यूसुफ को फूड की मिनिस्ट्री ऑफर की, और बाइबल से ये मालूम होता है कि उन्होंने हजरत यूसुफ से कहा कि ओनली इन रिगार्ड टू द थ्रोन विल आई बी ग्रेटर देन यू। तो हजरत यूसुफ के पास अब दो ऑप्शन थे। एक था कि वो कन्फ्रंट करते रूलर को, उनको अनसीट करते और रिजेक्ट कर देते फूड की मिनिस्ट्री। लेकिन हजरत यूसुफ ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने फूड की मिनिस्ट्री एक्सेप्ट की। और फूड की मिनिस्ट्री उस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री थी, क्योंकि उस वक्त की सोसाइटी, उस वक्त की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। तो फूड का डिपार्टमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट था, और हजरत यूसुफ ने ये एक्सेप्ट कर लिया। वो फूड मिनिस्टर बन गए इस किंग के तहत, यानी वो इस किंग के एक सब्जेक्ट बन गए, इस मुशरिक किंग के एक सब्जेक्ट बन गए। और कुरान में हजरत यूसुफ की कहानी को कहा है एहसनुल कसस, यानी द बेस्ट ऑफ द स्टोरीज। ये इसीलिए कहा है क्योंकि हजरत यूसुफ ने एक बहुत ही बेस्ट प्रिंसिपल अडॉप्ट किया अपनी लाइफ में, और वो ये था कि अगर हम किसी भी सिचुएशन में हो, और वो सिचुएशन कितनी भी अनप्लेजेंट हो, लेकिन उस सिचुएशन में अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है काम करने की, तो हमें सारी अनप्लेजेंटनेस को अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, और अपॉर्चुनिटी पे कंसंट्रेट करना चाहिए। ये प्रिंसिपल मिलता है हमें हजरत यूसुफ की जिंदगी से। तो हजरत यूसुफ ने बाद में अपने बाप हजरत याकूब को पैलेस्टाइन से बुलाया इजिप्ट में, और अपने सारे भाइयों को भी बुलाया और उनकी फैमिलीज को बुलाया इजिप्ट में। तो ये सारे लोग फिर वहां पर उनकी पॉपुलेशन डेवलप हुई, और इनको कहते हैं चिल्ड्रन ऑफ इजराइल या बनी इसराइल, क्योंकि हजरत याकूब जो थे हजरत यूसुफ के फादर थे, और हजरत याकूब का दूसरा नाम है इजराइल। तो उनकी जो नस्लें हैं उनको कहते हैं चिल्ड्रन ऑफ इजराइल। तो चिल्ड्रन ऑफ इजराइल मिस्र में आकर बस गए, और मिस्र एक बहुत ही फर्टाइल रीजन था, इसलिए वो बहुत ही फ्लरिश किया उन्होंने वहां पर, क्योंकि हजरत यूसुफ ने जो ट्रेंड सेट कर दिया था, अवॉइड द कॉन्फ्रंटेशन एंड अवेल द अपॉर्चुनिटीज,
तो चिल्ड्रन ऑफ इजराइल ने इसी प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया और उन्होंने वहां पर बहुत तरक्की की, बहुत प्रोग्रेस किया। और चिल्ड्रन ऑफ इजराइल में से ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, प्रॉफिट मोसेस। गुड वर्ड इस्लामी किताबों का अजीम मरकज। यहाँ इंडिया और इंडिया से बाहर की छपी हुई किताबें दस्तयाब हैं, मसलन कुरान मजीद के तर्जुमे, तफसीर, हदीस, सीरत, इस्लामी दावत, अरबिक डिक्शनरी, इस्लामिक आर्ट्स, पीस एंड स्पिरिचुअलिटी, इस्लाम और साइंस, अरबिक सिखाने वाली किताबें, बच्चों के लिए कुरान स्टोरीज, बच्चों के लिए अरबिक एंड इस्लामिक स्टडीज कोर्सेज, गिफ्ट्स एंड गेम्स। आज ही कांटेक्ट करें गुडवर्ड बुक्स, 1 निजामुद्दीन वेस्ट मार्केट, न्यू दिल्ली 110013। कॉल करें 41827083। ईमेल करें info@goodwordbooks.com। वेबसाइट www.goodwordbooks.com। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। तो उस वक्त जब प्रॉफिट मोसेस बनी इसराइल में आए तो सिचुएशन बहुत बदल गई थी, क्योंकि हजरत यूसुफ के जमाने में हिक्सोस किंग्स रूल करते थे इजिप्ट में। और हिक्सोस किंग्स उसी इलाके से आए थे जिस इलाके से हजरत यूसुफ आए थे, यानी पैलेस्टाइन और सीरिया के इलाके से। तो ये लोग बाहर से आए थे और ये बनी इसराइल के लिए सिंपैथेटिक थे, क्योंकि दोनों सेम ही इलाके से थे, सेम ही इलाके से बिलोंग करते थे। तो हिक्सोस किंग्स बनी इसराइल के लिए सिंपैथेटिक थे, लेकिन वो ओरिजिनली मिस्र को बिलोंग नहीं करते थे। मिस्र के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स को, उनके ओरिजिनल जो लोग हैं, उनको कहते हैं कॉप्टिक्स। तो कॉप्टिक्स ने चाहा कि हिक्सोस किंग्स को अब वो डिथ्रोन करें और अपनी खुद की डायनेस्टी वहां पर इस्टेब्लिश करें, क्योंकि हिक्सोस किंग्स फॉरेन रूलर्स थे। तो वहां पर एक नेशनल मूवमेंट चली, जिस तरह इंडिया में 1947 से पहले एक नेशनल मूवमेंट चली थी अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। तो ब्रिटिश को छोड़ के जाना पड़ा। उसी तरह कॉप्टिक्स ने एक नेशनल मूवमेंट चलाई हिक्सोस किंग्स के खिलाफ और हिक्सोस किंग्स को डिथ्रोन कर दिया, और फिर एक कॉप्टिक डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो गई। और इन कॉप्टिक डायनेस्टी के रूलर्स को कहते हैं फैरो या फिरौन। हजरत मूसा के जमाने में फैरोज इजिप्ट में रूल कर रहे थे। तो फैरोज सिंपैथेटिक नहीं थे बनी इसराइल के लिए, जिस तरह हिक्सोस किंग्स सिंपैथेटिक थे। उन्होंने बनी इसराइल के ऊपर बहुत जुल्म किया। और बनी इसराइल उस वक्त, बनी इसराइल की तादाद बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट में थी, बहुत ही सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी थी उनकी। तो हजरत मूसा ने फैरो को और उनके कोटियर्स को इस तौहीद की दावत दी, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया हजरत मूसा की तौहीद की दावत को। तो हजरत मूसा के पास भी अब एक ऑप्शन था कि बनी इसराइल की जो तादाद, इतनी बड़ी तादाद थी, वो उन्हें ऑर्गेनाइज करते और मोबिलाइज करके फैरो के खिलाफ टकरा देते। लेकिन हजरत मूसा ने ऐसा नहीं किया।
हजरत मूसा ने एक प्लान बनाया कि सारे जो बनी इसराइल थे उनको वापस मिस्र से पैलेस्टाइन लेकर जाएं, क्योंकि जो बनी इसराइल थे कॉप्टिक्स के असर में उनके अंदर शिर्क आ गया था। तो हजरत मूसा चाहते थे कि इनकी तरबियत करें, इनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करें। तो उन्होंने चाहा कि मिस्र से लेकर उनको पैलेस्टाइन की तरफ ले जाएं। उन्होंने इनको लेकर टकराव नहीं किया, इनको ऑर्गेनाइज या मोबिलाइज नहीं किया। तो प्रॉफिट मोसेस की जिंदगी से भी हमें ये एग्जाम्पल मिलता है कि जब हमारे पास एक कम्युनिटी है जो कि बिल्कुल डीजेनरेटेड कम्युनिटी है, तो उसको लेकर हमें कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, बल्कि सबसे पहले हमें फोकस करना है उनकी स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। यही प्रॉफिट मोसेस ने किया। उन्होंने कॉन्फ्रंटेशन को पूरी तरह से अवॉइड किया। फिर चिल्ड्रन ऑफ इजराइल चले गए प्रॉफिट मोसेस के साथ पैलेस्टाइन में। तो उनके प्रॉफिट मोसेस के बाद प्रॉफिट जीसस आए, यानी ईसा अलैहिस्सलाम। तो जीसस क्राइस्ट भी एक पैलेस्टाइन में यहूदी फैमिली में बॉर्न हुए थे। उनके टाइम पे पैलेस्टाइन में रोमन एम्पायर की हुकूमत थी, यानी रोमन्स रूल कर रहे थे, और पैलेस्टाइन के रोमन गवर्नर का नाम था पायलट। जीसस क्राइस्ट ने वहां पर दावा वर्क किया और उनके कुछ डिसाइपल्स हो गए। तो रोमन्स इन डिसाइपल्स के ऊपर जुल्म करते थे। तो इन डिसाइपल्स ने जीसस से कहा कि हमारे ऊपर परसिक्यूशन हो रहा है, हम क्या करें। तो जीसस क्राइस्ट ने एक मास्टर फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा, गिव टू सीजर व्हाट इज ड्यू टू सीजर एंड गिव टू गॉड व्हाट इज ड्यू टू गॉड। यानी सीजर को उसका हक अदा करो और खुदा को उसका हक अदा करो। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल स्टेटस कोएस्ट बन जाओ, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो भी है उसे एज इट इज एक्सेप्ट करो, और जो भी नॉन पॉलिटिकल फील्ड में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें अवेल करो। तो ये एग्जाम्पल हमें मिलता है प्रॉफिट जीसस की लाइफ में से। तो प्रॉफिट इब्राहिम, प्रॉफिट यूसुफ, प्रॉफिट मोसेस और प्रॉफिट जीसस, इन चारों की लाइफ से हमें यही एग्जाम्पल मिलता है कि हमें कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड करते रहना है और हमें कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करनी है, नॉन कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच अडॉप्ट करना है। प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ से भी हमें यही एग्जाम्पल मिलता है। प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ हिस्ट्री में पूरी तरह रिकॉर्डेड है। तो प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट, जो एक बहुत ही मेजर इवेंट था, वो था हिजरत या माइग्रेशन। हिजरत भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है नॉन कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच का, क्योंकि उस वक्त मक्का में एक तरफ प्रॉफिट के सपोर्टर्स थे और एक तरफ अपोनेंट्स थे। अपोनेंट्स ने कहा कि वो प्रॉफिट को कत्ल कर देंगे, तो प्रॉफिट के पास ऑप्शन था कि वो अपने सारे सपोर्टर्स को लेके टकराते अपोनेंट्स के खिलाफ, लेकिन प्रॉफिट ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खामोशी से वहां से हिजरत कर ली और हिजरत करके मक्का से मदीना चले गए अपने सारे सपोर्टर्स के साथ, और जो काम वो मक्का में कर रहे थे वही काम उन्होंने मदीना में कंटिन्यू किया। तो अगर प्रॉफिट वहां पर मक्का में लड़ जाते तो जहां इस्लाम की हिस्ट्री शुरू हुई थी वहीं इस्लाम की हिस्ट्री खत्म हो जाती। लेकिन प्रॉफिट ने एक बहुत ही वाइज अप्रोच अडॉप्ट किया, बहुत ही नॉन कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच, और क्वाइटली उन्होंने माइग्रेट कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे मदीना ही इस्लाम का सेंटर बन गया, इस्लाम का बहुत ही सेंट्रल पावर बन गया। तो ये हमें प्रॉफिट्स की जिंदगी से एग्जाम्पल मिलते हैं नॉन कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच का। और नॉन कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच फरिश्तों वाली अप्रोच है और कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच शैतान की अप्रोच है। हमें कॉन्फ्रंटेशन से बचना है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया अल रिसाला, अपनी नौयत का वाहिद दीनी और तामीरी रिसाला। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के इस बेहद खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आज का टेक गुरु 2 कारणों से खास रहने वाला है। पहला ये कि आज का टेक गुरु साल 2013 का आखिरी शो है। इसके साथ ही आज हम इस साल की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजीज, सबसे बेस्ट गैजेट्स को नवाजेंगे। 18 अलग अलग कैटेगरीज हमने बनाई हैं और उनमें हमने गैजेट्स को बांटा और टेक गुरु टीम के साथ साथ tech2.com, बेटर फोटोग्राफी और चिप मैगजीन की टीम के साथ में मिलकर बैठकर हमने घंटों बिताए, रिसर्च की और इस साल के बेस्ट ऑफ द बेस्ट गैजेट्स को ढूंढ कर निकाला है सिर्फ आपके लिए। इस लिस्ट में विनर्स तो विनर है ही, साथ में जो नॉमिनेटेड गैजेट्स भी इस साल के मोस्ट एलीट गैजेट्स हैं। तो अगर पप्पू को प्राइज नहीं मिला तो वरी नॉट, पप्पू फिर भी बेस्ट है क्योंकि उसका नाम इस लिस्ट में है। तो शुरुआत करते हैं टेक गुरु गैजेट्स अवार्ड्स की और हमारी पहली कैटेगरी है बेस्ट फोन बिलो 10,000 एंड द नॉमिनेशंस आर 9,500 रुपए में 5 इंच की स्क्रीन और तगड़ी बैटरी लाइफ वाला Zolo Q1000 ओपस, सस्ता सुंदर और टिकाऊ नोकिया आशा 501, क्यूट एंड स्टाइलिश सोनी एक्सपीरिया ई, कम दाम में क्वाड को प्रोसेसर की काबिलियत वाला Zolo Q700 और JBL के बंडल हेडफोन्स के साथ आने वाला माइक्रोमैक्स कैनवस म्यूजिक। 10,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन की इस कैटेगरी में विनर है नोकिया आशा 501। बेशक ये फोन फीचर्स के मामले में कई फोन से काफी पीछे है, पर इस फोन को सही मायने में विनर बनाती है इस फोन के पीछे जुड़ी सोच। 5,000 रुपए की कीमत में हर हाथ में स्मार्टफोन लाने की नोकिया आशा 501 की इस पहल को हम टेक गुरु पर सलाम करते हैं। हमारी अगली कैटेगरी है बेस्ट फोन बिलो 20,000 एंड द नॉमिनेशंस आर 12,500 रुपए की कीमत में NFC जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला सोनी एक्सपीरिया M, मिड रेंज बजट के मोबाइल गेमर के लिए परफेक्ट फोन Zolo Play, 5 इंच की QHD स्क्रीन और 8 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आने वाला स्टाइलिश एंड क्लासी सोनी एक्सपीरिया C, रिफ्रेशिंग लुक और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वाला नोकिया लुमिया 720 और फुल HD स्क्रीन क्वाड को प्रोसेसर और वुल्वरिन ह्यू जैकमैन से एंडोर्स्ड माइक्रोमैक्स का कैनवस टर्बो। इस कैटेगरी में विनर तो है ह्यू जैकमैन भैया वाला माइक्रोमैक्स कैनवस टर्बो। क्या स्क्रीन है बॉस, क्या परफॉर्मेंस है, क्या फोन है, भाई वाह भाई वाह। चलिए हमारी अगली कैटेगरी है बेस्ट फोन बिलो 30,000 एंड द नॉमिनेशंस आर गूगल बाबा के आशीर्वाद के साथ आने वाला LG Nexus 5, विंडोज फोन 8 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला रंग बिरंगा नोकिया लुमिया 925, सैमसंग गैलेक्सी S4 का छोटा भाई सैमसंग गैलेक्सी S4 मिनी, वाटरप्रूफ डस्ट रेजिस्टेंट सोनी एक्सपीरिया ZR और पीसी बनाने वाली नंबर 1 कंपनी लिनोवो का स्मार्टफोन Lenovo Vibe X। और इस कैटेगरी में विनर है LG Nexus 5। एंड्रॉइड किटकैट वर्जन पर चलने वाले इस फोन के प्रोसेसर का एक कोर सिर्फ डेडिकेटेड आपकी आवाज सुनने के लिए तैयार रहता है और बस आपने जहां ओके गूगल नाउ कहा वैसे ही रेडी हो जाता है, जगाना नहीं पड़ता इसको। अब इसके इसी फीचर्स से हम तो इंप्रेस हो गए हैं, अब आप भी इंप्रेस हो ही गए होंगे। एनीवे अगली कैटेगरी है फोन ऑफ द ईयर की एंड द नॉमिनेशंस आर अपनी ब्रांड एम्बेसडर कटरीना कैफ की तरह खूबसूरत, स्टाइलिश, टैलेंटेड और रफ एंड टफ सोनी एक्सपीरिया Z1, इस साल के मोस्ट सक्सेसफुल स्मार्टफोन्स में से एक सैमसंग गैलेक्सी S4, एंटरटेनमेंट कोशन और जबरदस्त प्रीमियम लुक्स वाला The One HTC One, इस साल का 30,000 रुपए में बेस्ट स्मार्टफोन का खिताब जीत चुका LG Nexus 5, प्रीमियम लुक्स, इनोवेशन और क्रिएटिविटी में दिल जीतने वाला iPhone 5s और LG G2। और इस कैटेगरी में विनर है LG G2।
LG, इस साल आपने सच में कमाल कर दिया है, बट मैं फिर से कहूंगा कि आपका जो UI है ना, उसमें इंप्रूवमेंट की बेहद सख्त जरूरत है। एनीवे, अगली कैटेगरी है फैबलेट ऑफ द ईयर की, और नॉमिनेशंस हैं नोकिया का Windows 8 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला 6 इंच का Nokia Lumia 1520, 3GB रैम और ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ आने वाला Samsung Galaxy Note 3 और अपने 6.5 इंच के जबरदस्त ट्राइल्यूमिनस डिस्प्ले वाला Sony Xperia Z Ultra, जो स्टाइलिश होने के साथ साथ डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ भी है। फैबलेट ऑफ द ईयर का इस साल का खिताब जाता है Samsung Galaxy Note 3 के नाम। परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, इसका बेंचमार्क ये फोन है। बैटरी लाइफ में कितना दम होना चाहिए, ये भी इसी फोन से सीखना चाहिए बाकी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को। Note 3 के लिए तो भाई #रिस्पेक्ट बनता है बॉस। अब हमारी अगली कैटेगरी कोई गैजेट नहीं है, बल्कि ये शायद सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल कैटेगरी है, और ये है इनोवेशन ऑफ द ईयर। एंड द नॉमिनेशंस आर HTC का अल्ट्रा पिक्सल कैमरा, जो शायद मेगापिक्सल वॉर को खत्म कर दे, iPhone 5s का टच ID और 64-बिट आर्किटेक्चर वाला A7 प्रोसेसर अब बायोमेट्रिक्स बनाएंगे आपके फोन को और सिक्योर, और मोबाइल फोन में मिलेगी डेस्कटॉप कंप्यूटर वाली पावर, और सैमसंग का एयर जेस्चर, जो टच इनपुट को आउटडेटेड कर रहा है। इनोवेशन ऑफ द ईयर का खिताब जाता है iPhone 5s के टच ID और A7 प्रोसेसर के नाम। ये जो दोनों इनोवेशन है ना iPhone 5s में, ये फर्स्ट स्टेप है एक ऐसी टेक्नोलॉजी का जो आने वाले दिनों में स्मार्टफोन्स को और ज्यादा सिक्योर और ज्यादा पावरफुल बना देगी। एप्पल हमेशा से इनोवेशन के मामले में आगे रहा है, और इन दोनों टेक्नोलॉजीज के कारण मोबाइल फोन के इतिहास में iPhone 5s का नाम हमेशा इज्जत से लिया जाएगा। टेक गुरु में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कम राइट बैक। अजीम शायर मिर्जा गालिब को ETV उर्दू का खिराज अकीदत प्रोग्राम यादगार गालिब 29 दिसंबर बरोज इतवार रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु का एक बेहद खास एपिसोड, जिसको हमने नाम दिया है गैजेट ऑफ द ईयर का। वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर आई थी ना, तो ये गैजेट ऑफ द ईयर है। हमने बेस्ट फोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स, इनोवेशन, ये सब तो आपको इससे पहले दिखा दिए, पर अब वक्त है कंप्यूटर्स का। और कंप्यूटर्स के मामले में हमारी पहली कैटेगरी है
बेस्ट एंट्री लेवल लैपटॉप की, और इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस हैं। इस साल ही भारतीय बाजार में दस्तक देने वाली गूगल के क्रोम ओएस पर चलने वाली HP Chromebook 14, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ Asus X55U, 4GB रैम और 3rd जनरेशन कोर i3 प्रोसेसर वाला Dell Boss Pro 2520 और Windows 8 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला Dell Inspiron 153521। एंट्री लेवल लैपटॉप के मामले में प्राइस जितना मायने रखता है उतना ही मायने रखती है आफ्टर सेल्स सर्विस, और इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इस कैटेगरी में हमने चुना है Dell Inspiron 15 को। अच्छे स्पेसिफिकेशंस और बढ़िया परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप डेल की लेजेंडरी आफ्टर सेल सर्विस के साथ आता है। अब बारी है हमारे नेक्स्ट कैटेगरी की, जो है बेस्ट अल्ट्रा बुक, और इस कैटेगरी में नॉमिनेशंस हैं। अल्ट्रा बुक के कॉन्सेप्ट का पायनियर और अब पहले से ज्यादा पावरफुल और ज्यादा पावर एफिशिएंट नई मैकबुक एयर। बाजार में मौजूद सबसे सस्ती अल्ट्रा बुक्स में से एक तोशिबा सैटेलाइट U840W, गजब का स्टाइलिश सुपर स्लिम डिजाइन और टॉप नॉच हार्डवेयर एसर एस्पायर S7, हल्का फुल्का मगर गजब का पावरफुल सोनी वायो प्रो 13। देखिए, एक अल्ट्रा बुक में स्टाइल, पोर्टेबिलिटी, पावरफुल परफॉर्मेंस और लंबी बैटरी लाइफ होनी चाहिए, और इन सभी पैरामीटर्स पर सोनी वायो प्रो 13 खरा उतरा है। ये लाइट वेट है, काफी पोर्टेबल है, इंटेल के हेजवेल प्रोसेसर पर चलता है और इसकी बैटरी लाइफ काफी दमदार है। अब बारी हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की, जो है बेस्ट हाइब्रिड कंप्यूटर की। थोड़ा लैपटॉप, थोड़ा टैबलेट, और इस कैटेगरी में नॉमिनेशन हैं। Acer 510, किसी योग गुरु की तरह फ्लेक्सिबल Lenovo IdeaPad Yoga, कीपैड डॉक से अलग हो जाने वाला HP Split 13 और अपनी स्क्रीन फ्रेम पर फ्लिप होने वाला और गजब का फ्लेक्सिबल Dell XPS 12। जब बात हाइब्रिड कंप्यूटर की आती है तो चिप मैगजीन Tech2.com के साथ मिलकर इस लिस्ट में हमने जो विनर चुना है वो है Dell XPS 12। हेजवेल प्रोसेसर पर चलने वाला ये हाइब्रिड कंप्यूटर लैपटॉप और टैबलेट दोनों के काम बहुत बखूबी निभा लेता है, और इसका ये जो फ्लिप डिजाइन है ये बाकी कन्वेंशनल लैपटॉप से काफी अलग है। अब कन्वेंशनल लैपटॉप की बात करी दी तो बात करते हैं लैपटॉप ऑफ द ईयर चुनने की, एंड द नॉमिनेशन Dell Inspiron 15 7000 सीरीज, Apple MacBook Pro Retina डिस्प्ले के साथ, Asus VivoBook F202E, Toshiba Satellite L40, Sony BioFit 15E। लैपटॉप ऑफ द ईयर का खिताब जाता है एप्पल मैकबुक प्रो विथ रेटिना डिस्प्ले को। ये लैपटॉप रफ एंड टफ है, प्रीमियम दिखता है और परफॉर्मेंस में सबका बाप है भैया। लैपटॉप ऑफ द ईयर के बाद अब चलते हैं टैबलेट कंप्यूटर्स की तरफ, और सबसे पहली कैटेगरी है बेस्ट टैबलेट बिलो 10,000, एंड नॉमिनेशंस आर। साल भर पुराना पर अब भी जबरदस्त Nexus 7 2012 वर्जन, BSNL का पेंटा टी पैड और कोबो आर्क। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, और इस कैटेगरी का विनर भी कुछ इसी तरीके का है, Nexus 7 2012 वर्जन। ये टैबलेट ऑलमोस्ट साल भर पुराना है, पर रिसेंटली हुए प्राइस ड्रॉप के कारण इस बजट में अब भी इसको टक्कर देने में कोई भी सामने नहीं आ सकता। अब बारी हमारी अगली कैटेगरी की, जो है बेस्ट टैबलेट बिलो 20,000, एंड द नॉमिनेशंस आर Micromax Canvas Tab,
Samsung Galaxy Tab 3 और Zolo Play Tegra Note। बिलीव मी, टैबलेट कंप्यूटर्स में ये जो मिड रेंज है, इसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलती है और इस कैटेगरी